एग्जाम्पल मैंने आपको नेशनल डेयरी प्लान को जो बताया, उससे पहले अगर पीछे जाएं, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ इंडिया में, वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था उसे इंडिया में। वाइट रिवॉल्यूशन जो हुआ ऑपरेशन फ्लड, वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया। सो दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं, ऐसे हर जगह आप कंट्री में जाएंगे जहाँ रिक्वायरमेंट रहती है फंड्स की और खुद कंट्री सपोर्ट नहीं कर पाती, तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक आके सपोर्ट करता है। जब हम भारत की बात करें, भारत सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है मिल्क प्रोडक्शन में। दुनिया का 24% लगभग दूध का उत्पादन भारत में होता है। इसीलिए हमारे भारत के अंदर जितने हमारे किसान हैं, उनको सस्टेनेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला एलिमेंट है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, लेकिन उससे ऊपर जो दो एलिमेंट है, एक है सोशल सस्टेनेबिलिटी, क्या हमारे फार्मर्स या फार्मिंग सिस्टम एक्सेप्टेबल है हमारी सोसाइटी के अंदर भी, और दूसरा जो बड़ा एलिमेंट है इनहेरिटेंस को लेकर के, क्या हमारे फार्मर्स वो भले ही प्रॉफिटेबल हो, क्या यंग बच्चे फार्मिंग को एडॉप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। तो इस चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ बहुत ही गणमान्य स्पीकर्स हैं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर सुयश वर्धन हैं इनोवेटिव से। इसके बाद वी हैव शिवा मुदगिल फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। देन वी हैव डॉक्टर अनिल कवटेकर श्राइबर डायनेमिक्स से। देन वी हैव डॉक्टर चन्ने गौड़ा फ्रॉम यूज बायोटेक। Then we have Dr. Bharat Mehta from Reliance, and then we have Dr. Kulkarni from VRK Feeds. Or then so we have these speakers, and with this I would like to invite Dr. Suyesh Vardhan to formally open the session and set the context for our audience. Dr. Vardhan, please. आज का जो सेशन है, बहुत लोग ये समझते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो कुछ बोरिंग सब्जेक्ट डिस्कस होंगे। सस्टेनेबिलिटी कोर है। सस्टेनेबिलिटी अपने आप में जब हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को सस्टेन करने के लिए, किसी भी बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। तो आज का वी हैव वन ऑफ द वाइब्रेंट पर्सनैलिटीज जो इस पैनल में होंगे। सब अपने स्फीयर में I can easily say that they put together you must be having more than 100 years experience available here. So certainly I would like to thank audience. Now context setting की होना क्या है इस सेशन में, I would like to start with कि सबसे important चीज़ कभी भी अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स की, वो किसी भी बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, इससे पहले जो सेशन हो रहा था मैंने सुना कि साइलेज के ऊपर, साइलेज टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कशन हो रहा है। आज से 20 साल पहले साइलेज के बारे में इंडिया में कोई जानता भी नहीं था। लोग अपनी अपनी विजडम्स रन कर रहे थे, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट TMR फॉर्मुलेशंस। तो 20 साल में हमने एक गैप कवर किया है। डेयरी सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो टास्क है आज की तारीख में, वो ये है कि जितने भी नई नई टेक्नोलॉजीज ग्लोबली आएंगी वो हमें हमेशा चैलेंज करती रहेंगी। तो दो चीज़ें होती हैं कि जब चैलेंज आए हम उसके लिए तैयार हो या उससे पहले तैयार हो। तो आज जो चैलेंज है हमारे सामने, आज का पैनल उसी को ही डिस्कस करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी बिजनेस को अगर हम करते हैं तो एनवायरनमेंट और वेलफेयर, ये दो चीज़ें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और उसी के ही बारे में आज चर्चा होगी। जितने भी ग्लोबली नॉर्म्स, आपको भी मालूम है क्योंकि इकोनॉमी इंटीग्रेट हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी एक सेम प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तो कल को हमारे प्रोडक्ट्स, जैसे आज भी जब हम एक्सपोर्ट्स के लिए जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो लॉट ऑफ फाइट, हमारी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स के, वो हम नहीं कर पाते। तो हमें ये बताया जाता है कि भाई आपका तो जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वो अच्छा नहीं है। कल हम जब यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे एक्वा का, US के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमारे जो श्रिम्प्स हैं उसको वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी माना। इसी तरीके से हम जब मिल्क की या मीट की बात करते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। तो आज का पैनल वही डिस्कस करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पैनल में, मैं एक के बाद एक इन्वाइट करूँगा लोगों को। हम बात करना चाहते हैं आज और आपसे जो शेयर करना चाहते हैं वो ये कि हर स्फीयर में,
हम लोग क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और कहाँ पर हम उसको बेटरमेंट के लिए आगे लेकर जाना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, हम जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ग्लोबली हम अपने को आइसोलेट नहीं रख सकते। जैसा चल रहा है उसको हम मेंटेन नहीं करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। तो आज का पैनल वही डिस्कस करने जा रहा है। आज के पैनल में डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके लिए बहुत लर्निंग सेशंस रहेंगे। अलग अलग जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं प्रोडक्शन सिस्टम्स में, प्रोक्योरमेंट में और प्रोसेसिंग में, कि हम कितना उसको बेटर कर सकते हैं। जहाँ तक जितने भी सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स हैं ग्लोबली वो रिवार्डिंग हैं, लोग उसको वैल्यूएशन देते हैं। हमारे यहाँ अभी हम उस प्रोसेस में हैं। इन द डेज टू कम आपको पता चलेगा कि क्वालिटी प्रोडक्शन जो है उसकी नॉर्म्स, और जैसा कि आपने दूसरे सिस्टम्स में देखा ही है, आज ऑर्गेनिक फूड की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। इसी तरीके से जितने भी हम बेटर प्रोडक्ट डेवलप करेंगे उनकी डिमांड इंक्रीज होनी है। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम लुकिंग एट दैट व्हाट कुड हैव बीन पॉसिबिलिटीज, चैलेंजेस अपने आप सामने हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को हमारा पैनल आज एड्रेस करेगा। So first of all, I would like to invite one of the most important analysts in this business, one of my good friend Shiva. Shiva is working with IFC, which is a part of World Bank, and he is an analyst since a long. He has more than 2 decade experience, and earlier he was with Yes Bank. He has very diversified experience, and put together he is one of the person who is very important to highlight the fact that what are the statistics behind this, कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो ग्लोबली ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो इंडिया में आज की तारीख में हमारे इनिशिएटिव्स या उनका वैल्यूएशन क्या है, आई थिंक शिवा विल बी एबल टू टॉक अबाउट दैट. सो by the time he is going to settle this, I would like to just mention names of the panelists today, and after that I would like to invite Shiva. Are you ready? Okay, fine. So I think I will be able to introduce panel later on. थैंक्स अ लॉट डॉक्टर शिवास. आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया मेरे बारे में, बट एनीवेज थैंक्स अ लॉट एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड आफ्टरनून. मेरा नाम शिवा मुदगिल है और जैसे डॉक्टर शिवास बता रहे थे, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ और एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या करता हूँ. आई एम पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. आई एम श्योर आपने वर्ल्ड बैंक का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, हल्के में कहीं बात करते हुए न्यूज़ में. तो वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, बट वर्ल्ड बैंक के काफ़ी पार्ट्स हैं. मैं एक्चुअली यहाँ पे आता हूँ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, बट इंडिया में जैसे वर्ल्ड बैंक बोलते हैं तो ये IBRD काम करता है. जैसे एक नेशनल डेयरी प्लान, अगर किसी को आप डेयरी में हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक प्रोजेक्ट चला था, वो IBRD और या वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया था. तो वो पूरा फेज जो है जैसे फार्मर डेवलपमेंट के लिए, वो सारा काम इम्पैक्ट साइड से दे वर सपोर्टिंग दैट. तो ये आता है इस बकेट में, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं इसे. एंड इनका काम होता है कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके साथ काम करते हैं. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जहाँ मैं बैठता हूँ वो प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करता है. तो इसमें जैसे आप डेयरी कंपनीज की बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिया में डोटा डेयरी है, पराग है, तो वहाँ पे हमारा काम होता है. हमने वहाँ इन्वेस्ट भी किया हुआ है, उसके अलावा एडवाइज भी करते हैं. इंडिया में लिमिटेड है, बट ग्लोबली हम काफ़ी ज़्यादा जगह पे एडवाइज भी करते हैं. बाकी वो डिपार्टमेंट है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे. IDA इंडिया में नहीं है, वो कुछ कंट्रीज जो पूरेस्ट कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीका में है, तो वहाँ पे IDA बोलते हैं, वो भी काम करता है, और दूसरी अलग अलग एजेंसीज भी हैं. तो ये सब मिला के बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप. तो बोलने के लिए हम भी बोलते हैं वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, बट मैं IFC में. तो अभी प्रशांत ने भी बोला और डॉक्टर शिवाश ने भी बोला सस्टेनेबिलिटी का. वर्ल्ड बैंक के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है, सेंट्रल थीम है एक्चुअली ये, कि सस्टेनेबिलिटी की पार्ट है हमारे लिए. फाइनेंसिंग करते हैं, बट हमारा फोकस है इम्पैक्ट साइड पे, कि कैसे जो भी काम कर रहे हैं उससे इम्पैक्ट कितना होगा. कमर्शियल इतना हमारा रेलेवेंस नहीं होता कंपेयर टू अदर बैंक्स. वी ऑल्सो लुक एट कि हमें लॉस नहीं करना है, बट जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे कुछ उसका जनरेशन होना चाहिए. जैसे बोल रहे हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, गवर्नेंस का इम्पैक्ट क्या हो रहा है. एग्जाम्पल मैंने आपको नेशनल डेयरी प्लान का जो बताया, उससे पहले अगर पीछे जाएं, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ इंडिया में,
वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था उसे इंडिया में। वाइट रेवोल्यूशन जो हुआ ऑपरेशन फ्लड, वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया। सो दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं ऐसे हर जगह आप कंट्री में जाएंगे जहाँ रिक्वायरमेंट रहती है फंड्स की और खुद कंट्री सपोर्ट नहीं कर पाती, तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक आके सपोर्ट करता है। तो दैट्स हाउ इट हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्क है, कम्युनिटी कैसे सर्वाइव कर रही है, बायोडाइवर्सिटी कैसे मेंटेन हो रही है, मान लो कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है उससे वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है, फ्लोरा फोना पे, एनिमल्स पे, वो सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बिना अगर वो मान लो उसमें रेड फ्लैग आता है तो वर्ल्ड बैंक वो प्रोजेक्ट सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसी बाकी चीज़ें हैं, लेबर वर्किंग कंडीशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पूरा बाकायदा इसके लिए एक देखते हैं चेकलिस्ट होती है, उसका अगर उसमें लिस्ट में अगर कोई भी इशू आएगा उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए, मिटिगेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है और पता लग रहा है कि इससे प्रॉब्लम हो रही है कुछ और चीज़ पे, फायदे 5 है पर एक नुकसान भी हो रहा है, डायरेक्ट नुकसान है, तो वर्ल्ड बैंक या IFC उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी का, जो प्रशांत कह रहा था कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स, सस्टेनेबिलिटी एक अकेला पार्ट नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। IFC का एग्री बिजनेस स्ट्रेटजी का 3 ये पिलर्स हैं, मेन है। अभी एक लास्ट स्लाइड में मैं जस्ट क्विकली बाद में बताऊंगा, एक एग्री कनेक्ट प्रोग्राम अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। हमारे प्रेसिडेंट जो अजय बंगा हैं उन्होंने रिसेंटली अभी एनुअल मीटिंग्स में लॉन्च किया है, वो फोकस एग्री कनेक्ट पे ही है। बट ये जो हमारा चला आ रहा है, दीज आर 3 थिंग्स जो इम्पोर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिविटी की बात आई थी बीच में, एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें वो पॉइंट्स मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, बेसिकली यही है कि फार्मर 4-5 चीज़ें होती हैं। इनकम इम्प्रूवमेंट, कोई प्रोजेक्ट है तो उससे फार्मर इनकम कैसे इंप्रूव हो रही है, या उसमें सप्लाई चेन में जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनका कैसे फ़ायदा हो रहा है। तो कमर्शियल ये नहीं कि इस कंपनी के साथ काम कर रहे हो उसका ही फ़ायदा होना चाहिए, उससे इकोसिस्टम में, उसकी वैल्यू चेन में किस किस को फ़ायदा हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, यील्ड बढ़ रही है, वो सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये सब की पिलर में आती हैं। सिमिलरली वो लिंकेज है, जैसे आप स्मॉल होल्डर फार्मर की बात करें या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, तो इनमें फाइनेंसिंग का भी आता है। मैं एक अलग डिपार्टमेंट में बैठता हूँ, हमारे एक और डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप, वो सिर्फ इसी फोकस करता है कि फाइनेंसिंग करना है। NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज हैं, या बैंक्स हैं, उनको फंडिंग करते हैं। तो वहाँ भी ये सारा फोकस रहता है कि अगर मान लीजिए फार्मर फोकस पार्ट है तो वहाँ पे फाइनेंसिंग कैसे हो रही है, किस तरह से उनको फ़ायदा हो रहा है फार्मर ग्रुप्स को। एंड लास्टली वो जो हमने ESG की बात की कि स्टैंडर्ड्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, सो वो सब इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी के लिए, हाउ यू कैन रन द बिजनेस ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस, कीपिंग इन माइंड सारे जो वैल्यू चेन में जितने भी लिंक्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सबको फ़ायदा हो। अगर मान लीजिए एक भी लिंक को फ़ायदा नहीं हो रहा है और बीच में वो लिंक टूटेगा तो फ़ायदा अल्टीमेटली वो सस्टेनेबल रहेगा नहीं। फार्मर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा और आप सिर्फ कॉर्पोरेट्स को फार्मर को फ़ायदा कर रहे हैं और लिंक्स में वैल्यू चेन में किसी और को फ़ायदा कर रहे हैं, बट फार्मर को नहीं हो रहा, तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। दैट्स वाई वो सस्टेनेबिलिटी बड़ा बिजनेस ड्राइवर बन जाता है हमारे लिए। ये हमारा पोर्टफोलियो है, अराउंड $4 बिलियन लगा लीजिए, रफली हो जाएगा ये 30,000 करोड़ के करीब, और 240 एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट्स हमने अब तक किए हैं, नॉट 1 ईयर, बट मतलब ये नहीं है कि ये चल रहे हैं करंटली, बट जब से स्टार्ट हुआ है समझ लीजिए इतने हमने मेन प्रोजेक्ट्स में एग्री फोकस्ड किया हुआ है काम, और सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ में है जो ये फार्मर साइड पे होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन, कम्युनिटी प्रोसेसिंग। ऑलमोस्ट 50% हमारा बिजनेस जो IFC का जो एग्री साइड में है इस पर आता है। और कंट्री वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस अभी यहाँ है, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, साउथ एशिया अभी कम है, इंडिया ही मेजर पार्ट है इसमें, साउथ एशिया में बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, बट लार्जली आप देखेंगे तो स्प्रेड सब जगह है, बट यस फोकस अभी जैसे देखेंगे ज़्यादा कंसंट्रेशन एक दो रीजन में ज़्यादा है। ये सिर्फ प्रोटीन का है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे लाइफ स्टॉक की, तो सस्टेनेबल प्रोटीन में डेयरी, पोल्ट्री, एक्वाकल्चर, फीड, ये सब आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, ये नाम और भी हैं इसमें, बट ये सेलेक्टिव नाम्स डाले हैं, इनफैक्ट इसमें इंडिया के नाम भी हैं कुछ, मैंने वो इसमें आगे आपको दिखाऊंगा। डेयरी पार्ट है वो ऑलमोस्ट 1/3 है, ये पोर्क का बिजनेस है वो ईस्ट एशिया में होता है, पोल्ट्री है, एक्वाकल्चर, फीड, ये सब मिला के हाँ पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है कि किस किस सेगमेंट में विद इन लाइफ स्टॉक और सस्टेनेबल प्रोटीन हमारा बिजनेस होता है। ये इंडिया का कुछ एक जस्ट समरी है, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं हमारे। लाइक डेयरी में बात करें तो पराग है, डोडला है, पोल्ट्री में सुगना है, ट्रेडिंग है, शुगर DCM श्रीराम है, ऑयल में किया हुआ है ओलाम जो एग्री ट्रेडर है,
ऐसे जैन इरिगेशन और ग्रीनलैंड फॉरेस्ट्री में, सो डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट है और बहुत कुछ भी कर सकते हैं। मतलब फोकस ये है कि ये अभी और कैसे बढ़ाना है। मैं एग्री एडवाइजरी में हूँ, सो जैसे एग्री में भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट टीम और एडवाइजरी टीम। सो इन्वेस्टमेंट टीम तो सिर्फ डायरेक्टली लोन देती है और डायरेक्ट जो इक्विटी है, लोन, डिफरेंट काइंड ऑफ लोन प्रोडक्ट्स हैं वो देते हैं। बट मेरा पार्ट है एडवाइजरी का। ये ग्लोबल एडवाइजरी टीम है हमारी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो एक क्रॉप प्रोडक्शन का प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली फोकस करता है इनपुट सर्विसेज पे, आपकी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या हैं उसके लिए तो डिफरेंट टूल्स बने हुए हैं उनके पास, वो यूज़ करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ऐसी एक क्रॉप प्रोडक्शन का ये सिर्फ प्रोटीन पार्ट के लिए जो मैं लाइफ स्टॉक का बता रहा था, उसमें डीकार्बोनेशन आ जाता है और डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, बायोसिक्योरिटी है, वो सब चीज़ें आ जाती है। फिर ये सप्लाई चेन का, जिसमें बेसिकली फार्मर का देखते हैं कि एक हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये एग्री बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम, अभी एकेडमी बन गई है उसमें। सो बेसिकली फार्मर्स के लिए पूरा फोकस रहता है कि उनको ट्रेनिंग देनी है, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, क्या किस तरह की ट्रेनिंग दे कि वो एडोप्शन है जो क्लाइमेट, एक तो हो गया कि आपने ट्रेनिंग दे दी क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस की एग्रीकल्चर में, बट वो एडोप्शन कितना हो रहा है। अगर एडोप्शन नहीं हुआ तो इम्पैक्ट नहीं आता है। ट्रेनिंग तो आपको सबको दे देंगे, बट आपने अगर उसमें से 10% नहीं एडोप्शन किया है तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट नहीं आएगा। एडोप्शन रेट ज़्यादा होनी चाहिए कि वो इतनी सिंपल ट्रेनिंग होनी चाहिए, इतना समझ में आए वो ट्रेनिंग कि उसका एडोप्ट कर सके फार्मर्स, वो यहाँ पे सिखाया जाता है फिर उनको। एंड लास्टली फूड सेफ्टी एंड लॉस प्रिवेंशन, ये हमारा बेसिकली जैसे अभी शुरू की बात कर रहे थे और डॉक्टर सुभाष ने बोला क्वालिटी का, कुछ जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में कहीं हम मान लीजिए कुछ नया मार्केट खोल रहे हैं, आज यूएस में श्रिम्प जा रहा है, वहाँ पे इशू आ गया है, अब यूरोप में भेजना पड़ेगा, यूरोप में देयर में भी इश्यूज, वहाँ के अलग पॉलिसीज रेगुलेशंस हैं। तो वो कैसे उन सब चीज़ों के लिए कंपनी खुद अपने प्लांट लेवल पे और सप्लाई चेन में काम करे सो दैट वो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट भेज सके वहाँ पे। हर कंट्री में अलग रेगुलेशन हो सकती है, स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे आती हैं। प्लस इवन एम्प्लॉय लेवल पे भी उस प्लांट में वो कैसे समझ सकें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, छोटी छोटी चीज़ें कैसे समझ सकते हैं। सो ये सब प्लेटफॉर्म मिल के काम करते हैं, कभी कभी अलग भी करते हैं, बट लार्जली दे वर्क इन टेंडम कि सारा एक साथ काम करें सो दैट वो कंपनी कॉर्पोरेट है, वैल्यू चेन है, मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। ये फूड सेफ्टी का जस्ट एक आइडिया दे रहा है कि कैसे इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी है। इतना हम उसको हेल्प किया अब तक कंपनीज को, इतने ऑलमोस्ट $700 मिलियन का इम्प्रूवमेंट हुआ है सेल्स में, इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। बेसिकली वो ये कॉस्ट सेविंग होती है, आपका सेल बढ़ता है और उससे मार्जिन्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, वो सब चीज़ें फैक्टरिंग होती हैं इसमें। एंड फूड सेफ्टी कैसे काम करता है, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर लेवल पे बोल रहा था कि वहाँ पर पूरा रहेगा, तो जैसे एग्री बिजनेस कंपनीज हैं उनको रिक्वायरमेंट है कि हमें अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो फार्मर लेवल पे काम करना पड़ेगा, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देनी है, टूल्स यूज़ करने हैं, लॉजिस्टिक्स में कैसे एफिशिएंसी लानी है, फूड प्रोसेसिंग पे कैसे काम करना है। बेसिकली हर लिंक में डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स होंगे, उस टूल के थ्रू वी मॉनिटर देम एंड देन प्रोवाइड कि भाई कैसे कैसे इसको ठीक करना है, कुछ गड़बड़ है तो उसको इम्प्रूव करना है, वो ट्रेनिंग देनी है। सो दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर कैप्चर्ड इन दिस पर्टिकुलर फूड एडवाइजरी फूड सेफ्टी। ये स्मॉल होल्डर का एक एक्चुअली किसी को स्कैन करना है तो क्यूआर कोड भी कर सकते हैं, ये अवेलेबल है बुक। तो स्मॉल होल्डर के लिए है ये, फ्रीली अवेलेबल है। आप IFC वर्ल्ड बैंक की साइट पे जाएंगे, देयर आर सो मेनी रिपोर्ट्स, काफ़ी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और फ्रीली अवेलेबल होती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। इंडिया पे भी मिलेंगी, इंडिया के बाहर की भी मिलेंगी, अलग अलग सेक्टर्स की मिलेंगी, सस्टेनेबिलिटी भी मिलेंगी। तो वो एक ये पार्ट है जो हमने अभी रिसेंटली इस पे स्मॉल होल्डर के ऊपर बनाया कि कैसे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पे दिए हुए हैं कि किस तरह का काम हम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को लिंक करके। ये लाइफ स्टॉक का है। सो हमारा जो मैं आपको 3 प्लेटफॉर्म दिखाया, 4 प्लेटफॉर्म दिखाया, तो उसमें एक सस्टेनेबल प्रोटीन प्लेटफॉर्म था, तो उन्होंने एक लाइफ स्टॉक के इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस बनाई हैं। तो बेसिकली दीज आर द की थीम्स के जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है कि वो सेफ फूड प्रोवाइड कर रहा है। मान लो किसी में इश्यूज है, कहीं पे क्वालिटी एंटीबायोटिक्स का इशू आ रहा है, तो मिटिगेशन क्या है उसका, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें आएंगी। बायोडाइवर्सिटी की मैंने बात करी आपको, या एनिमल वेलफेयर का है कि अगर उसका एनिमल जो अपकीप है एट फार्म लेवल, एट प्लांट लेवल, किसी का प्रोसेसिंग का चिकन का है जैसे, तो वो कैसे क्या कर रहे हैं, क्या इश्यूज हैं, वो सब चीज़ें हम पूरी मॉनिटर करते हैं। तो पहले एक बेसिक पूरा उसका चिट्ठा बनता है कि भाई ये क्या कर रहा है कंपनी, अब इसका इम्प्रूवमेंट क्या होगा, ये सब है। कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सब करेगा वो, इंटेंशन है कि मेरे को इम्प्रूव करना है।
अब ये सारे बैंक नहीं करते होंगे, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। जब तक वो ये इस चीज़ को एग्री नहीं करेगा हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सो ये बेसिकली हमारा फोकस एरिया है। ये एडवाइजरी प्रोजेक्ट्स हैं, 2-3 स्लाइड्स बची हैं, आई थिंक शुड बी ओके टाइम वाइज। इंडिया के प्रोजेक्ट हैं, तो मैं एडवाइजरी का पार्ट हूँ जैसे, तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे DCM शिला में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे एडवाइजरी प्रोजेक्ट चल रहा है। उनके पास 4 शुगर केन मिल है, 2.5 लाख किसान हैं उत्तर प्रदेश में, एंड सेम इशू है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया हम इश्यूज लेके आएंगे। फार्मर्स को साधन नहीं है इनपुट्स मिलने के ढंग से, उनको मैकेनाइजेशन करना है मैनुअल से शुगर केन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग के लिए, बट इतनी इजीली मिलता नहीं है, महंगा मशीन है, सारे नहीं खरीदेंगे तो यूज़ नहीं हो पाएगा, तो शेयरिंग करना पड़ेगा। वो भी एफिशिएंटली होना चाहिए, बिकॉज आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो सबको एक साथ जरूरत पड़ेगी, वो कैसे मैनेज करेगा वो सब चीज़ें। अब हर जगह तो सेम सब पहुँच नहीं पाएगी वो मशीन, तो ये सब चीज़ें हाउ वी कैन वर्क ऑन दैट, इस सारा हम प्रोग्राम बनाते हैं अंडरस्टैंडिंग देयर इशू कि भाई शुगर केन का क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है एट कंपनी लेवल, एट फार्मर लेवल। फिर एक प्रोग्राम बनेगा, वो 2-3 साल, 3-4 साल, 4-5 साल डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट प्रोग्राम बनाते हैं। अब IFC खुद कुछ नहीं कर पाएगा, सारी चीज़ें हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, वी कैन हेल्प बट फैसिलिटेट। सो हम लाते हैं फिर कुछ एक्सपर्ट्स, जेंडर के लिए मान लीजिए वुमेन सेंट्रिक अगर हमें फोकस करना है तो हम उसका एक एक्सपर्ट टीम लेके आएंगे, क्लाइमेट के लिए तो उसकी एक टीम लेके आएंगे, तो एक प्रोग्राम बनाएंगे और वो प्रोग्राम रन करेगा। और ऐसा भी नहीं कि ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री में देंगे अगर हम IFC खुद देता है, डोनर फंडिंग देता है, IFC खुद का भी लगाता है, बट अगर फ्री देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। वो प्रोजेक्ट रन होगा, खत्म होते ही फिर वापस नीचे आ जाएगा, तो क्लाइंट को इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जो ये सब एडवाइजरी प्रोजेक्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे क्लाइंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, सो दैट उनको लगता है कि कुछ पैसा उनका लगा है तो उनको भी एफर्ट मारना पड़ेगा। फ्री मिलेगा तो उनका कोई फोकस नहीं रहेगा, और जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो कोई कुछ काम नहीं करने वाला है। तो ये सब ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हैं। शुगर केन में किया है, राइस में भी किया हुआ है, BLF एक हमारा फ्लैगशिप बायर है, वो कर रहा है, अभी बांग्लादेश में एक्सपेंड कर रहे हैं इसको इंडिया के बाद। ये जैसे एग्जांपल है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे पर्ल डेयरी युगांडा में है, तो हमारा फोकस सिर्फ इमर्जिंग मार्केट्स में ही है। यूरोप में काम नहीं करेंगे, मतलब यूरोप में है बट ईस्ट यूरोपियन मार्केट में, वेस्टर्न यूरोप में नहीं करना है हमें, US में नहीं करना है, बिकॉज डेवलप कंट्रीज है, वहाँ हमारा फोकस नहीं है। हमें वहीं फोकस करना है, उस कंट्री में करना है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो जैसे युगांडा में पर्ल डेयरी इसके साथ काफ़ी काम कर रहे हैं। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए वो सब वही लिखे हैं कि इंक्रीज इन यील्ड, फार्मर्स का रीच कैसे हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हो रही है, वो सब फोकस है। तो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोग्राम जो हम बनाते हैं और उनके साथ काम करते हैं। ऐसे ही एक चिकन कंपनी है, इथियो चिकन, इथियोपिया में, वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। लास्टली बस 2 मिनट इस पे, लास्ट स्लाइड है एग्री कनेक्ट जो मैंने बताया था। अभी फोकस काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस पे। रिसेंटली काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आप जस्ट टाइप करेंगे वर्ल्ड बैंक एग्री कनेक्ट डाल के भी आपको बहुत मैटर मिल जाएगा इसमें। इवन हमारे जो प्रेसिडेंट अजय बांगा हैं उन्होंने भी काफ़ी इस पर डिस्कशन किया हुआ है कि फोकस करना है हमें वर्ल्ड बैंक और IFC को मिल के, बिकॉज वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है गवर्नमेंट एंगेजमेंट में, पॉलिसी चेंज करना है, कुछ रेगुलेशंस में सपोर्ट करना है, एंड उसके साथ क्या होना चाहिए कि वो हेल्प करे प्राइवेट सेक्टर को, इन्वेस्टमेंट बढ़े उसमें। तो वो सारा फोकस रहेगा। बेसिकली यही चीज़ है यहाँ पे कि हाउ टू क्रिएट मोर जॉब्स, इनकम जनरेशन होना चाहिए एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। और ये उसके कुछ लीवर्स हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का सपोर्ट है, और प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन करना है, जिसमें IFC का रोल आ रहा है, हाउ वी कैन वर्क विद देम। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मे बी गोइंग फॉरवर्ड आपको इसके बारे में और भी सुनने को मिलेगा, एंड होपफुली इंडिया में भी वो डिस्कशन आएगी इस पर। थैंक यू ऑल।